2024 तक लियो रेनविस्की दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों में से एक था एंड ये सारी वेल्थ लियो ने अपनी कंपनी ओनली फैंस से बनाई थी। लियो यूएस के टॉप 200 रिचेस्ट पर्सनालिटीज में से एक था, जहां वो हर साल $700 मिलियन प्रिंट कर रहा था। यानी लियो एक कामयाब बिजनेसमैन तो था, पर हमें यह नहीं पता कि लियो असल में आदमी कैसा था। लियो ने कभी कोई पॉडकास्ट नहीं की, ना कोई इंटरव्यू या कोई टीवी शो। इनफैक्ट ये फोटो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये लियो की अकेली इमेज है जो पूरे इंटरनेट पे अवेलेबल है। और इसका सिंपल रीजन है, लियो नहीं चाहता कि आप उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में जाने। अंडर एज कंटेंट प्रमोट करने से लेके बस्टैलिटी तक और अनगिनत लॉसूट जो लियो के नाम पे फाइल किए गए हैं। तो कौन है ये आदमी जो आज दुनिया का सबसे बड़ा एडल्ट प्लेटफॉर्म चला रहा है? एंड उससे भी जरूरी, कैसे लियो इतने क्राइम्स के बाद भी आज तक आज़ाद घूम रहा है? ये सब शुरू हुआ ओडेसा यूक्रेन में, जब 1982 में लियो का जन्म एक वेल्दी फैमिली में हुआ। एंड यही फैमिली लियो के सारे गलत कामों का फाउंडेशन बनती है। लियो के पेरेंट्स आना एंड सैल्वी रेनविस्की पॉलिटिक्स एंड ब्लैक बिजनेस में इन्वॉल्व थे। रूमर्स के अकॉर्डिंग रेनविस्की फैमिली के सी पोर्ट्स एंड ऑयल ट्रेड्स में अच्छे नेटवर्क्स थे। एंड यही से शेडी एंड ब्लैक स्कीम्स चला के रेनविस्की फैमिली ने अपनी वेल्थ बनाई। भले ही ये मेहनत की कमाई हो या काला धन, लियो के फादर ने इतने पैसे कमा लिए थे कि 2008 में वो यूएस शिफ्ट हो सके। यूएस में रेनविस्की फैमिली शिकागो के एक सबमर्ज में रहने लगे थे जिसका नाम था ग्लेन व्यू। एंड यूएस आने के बाद लियो की फैमिली जैसे क्लीन हो गई थी, जहाँ वो लेजिड रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए थे। कैलिफोर्निया, इलिनॉइस एंड कनेक्टिकट जैसे स्टेट्स में इनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। एंड इसके बाद लियो की लाइफ एक नॉर्मल तरीके से चल रही थी। लियो के पेरेंट्स ऑलरेडी वेल्दी थे एंड लियो खुद भी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट था। बचपन से लियो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की पढ़ाई करने लगा था। उसे बुक्स पढ़ना एंड चेस खेलना पसंद था एंड ये आदतें हाई स्कूल तक कंटिन्यू रही। लियो ने ग्लेन ब्रुक्स साउथ हाई स्कूल अटेंड की, जहां लियो कोडिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छा इंटरेस्ट लेने लगा था। अगर एक एग्जांपल से बताऊं कि लियो कितना इंटेलिजेंट था, तो बस 15 साल की उम्र में लियो ने एक्सकॉम अपोलो के इस नाम से एक गेम डिजाइन कर दी थी। एंड जब लियो सिर्फ 17 साल का था, वो अपने कोडिंग स्किल्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करने लगा था। अगर अब सच बताऊं तो लियो को चाहिए था पैसा। एंड 1999 में लियो ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, साइबरटेनियन बना के। बेस लेवल पे साइबरटेनियन एक मार्केटिंग एंड एफिलिएट बिजनेस था। 10 सेकंड में इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। फर्स्टली लियो एड्स बाय करके अपनी वेबसाइट्स पर रन करता था और अगर किसी ने इन एड्स पे क्लिक किया तो वो बिजनेस लियो को कुछ स्मॉल कमीशन पे करता था। बड़ा ही सिंपल था, पर कौन थे वो बिजनेसेस जो लियो को प्रमोट कर रहे थे? सही सोचा आपने, एडल्ट वेबसाइट्स। एंड जिस तरह से लियो ने इन एड्स को मार्केट किया, वो वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट मार्केटिंग थी। लियो ने इन वेबसाइट्स को सीधी तरह से एड्स की तरह मार्केट नहीं किया, लियो एक लेवल आगे जा चुका था। सबसे पहले लियो ने ऐसी वेबसाइट्स बाय किए जो हैक्ड एंड स्टोलन अकाउंट्स ऑफर करते थे, और फिर लियो के कस्टमर्स इन हैक्ड और चुराए हुए अकाउंट से उन इलीगल कंटेंट को कंज्यूम करते थे। पासवर्ड यूनिवर्स, वर्किंग पासेस, अल्ट्रा पासवर्ड और माई पेज साइट ऐसे मल्टीपल हैक्ड वेबसाइट लियो ने खरीद लिए थे या फिर पार्टनर करके रन कर रहा था। और लियो इन वेबसाइट्स को मार्केट करता था ताकि लोग इन पे अपने अकाउंट्स बना पाए। पर रियल प्रॉब्लम इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि इस पॉइंट पे जो लियो कर रहा था वो कि इलीगल बिजनेस नहीं, एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी। क्योंकि इन अकाउंट्स की मदद से लियो बस एडल्ट वीडियोस ही नहीं प्रमोट कर रहा था, ब्रूटैलिटी, अंडर एज मॉडल्स एंड बहुत सारा पोर्नोग्राफिक कंटेंट जिसमें अंडर एज किड्स इन्वॉल्व थे। एंड इस मार्केटिंग ने सारी लाइंस क्रॉस कर दी थी। इस पॉइंट पे लियो एक लेजिट क्रिमिनल बन चुका था, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि यह काम कर रहा था। कुछ सालों में ही लियो ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2002 में लियो की एक साइट दिन के $5,000 कमा रही थी एंड साल का $1.8 मिलियन। एंड ये बस एक सिंगल वेबसाइट की अर्निंग थी। लियो के पास ऐसी कम से कम 10 वेबसाइट्स थी। कुछ रूमर्स के अनुसार लियो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में भी इन्वॉल्व था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लियो अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनीज के नाम से लाखों फेक ईमेल्स भेजता था। एंड इन सब स्कैम्स एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज के बदौलत लियो अपने अर्ली 20s में ही मिलियनर बन चुका था। और कुछ ही सालों में लियो ने इतना पैसा कमा लिया था कि उसे इन लॉ सूट्स की चिंता ही नहीं थी। जब कुछ सालों बाद माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन जैसे बड़े जायंट्स ने साइबरटेनियन पे लॉ सूट्स फाइल किए, तब लियो के पास ऑलरेडी इतने पैसे थे कि उसने इन लॉ सूट से इजीली डील कर लिया। 2004 में सिर्फ 22 की उम्र में लियो ने इतने पैसे बना लिए थे कि उसे कभी काम करने की जरूरत ही न पड़े। पर एज अ डाउन साइड लियो की इमेज बहुत गिर चुकी थी। ये सब होने के बाद लियो के लिए फिर से एक नॉर्मल लाइफ जीना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। एंड यही से शुरू हुआ लियो का सेकंड फेज। 2004 में लियो ने एक नया वेंचर स्टार्ट किया
माई फ्री कैंप्स, जिसने लियो की लाइफ कंप्लीटली बदल दी। सबसे पहले ये बिजनेस मॉडल समझता है। माई फ्री कैंप्स बेसिकली एक स्ट्रिप क्लब था जहां लाइव स्ट्रीम परफॉर्मेंस होते थे, जहां व्यूअर्स चैट के थ्रू मॉडल्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते थे। इन इंटरैक्शंस के लिए व्यूअर्स को टोकन्स परचेस करने होते थे, एंड जब कोई व्यूअर एक लिमिट से ज़्यादा परचेस कर चुका होता तब उसे प्राइवेट शोज एंड एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए इनवाइट किया जाता था। ऐसे ही कुछ वेबसाइट्स के एड्स आपने भी देखे होंगे, पर लियो ने यह 2004 में ही शुरू कर दिया था। एंड ये प्लेटफॉर्म मॉडल को उनके इंटरैक्शन अर्निंग का 50 to 60% अमाउंट पे करता था। पर क्रेजी पार्ट ये था कि कुछ टॉप मॉडल 75,000 से लेके $100,000 महीने के कमा रहे थे। भले ही ये मॉडल्स के लिए अच्छा हो, पर इसके कारण ह्यूमन सोसाइटी एंड मोरालिटी वीक हो रही थी। एंड माई फ्री कैम्प्स लियो के बाकी बिजनेसेस जैसा फ्रॉड ही था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माई फ्री कैम्प लीगल बिजनेस की तरह रजिस्टर ही नहीं था, एंड इस कंपनी पे मनी लॉन्ड्रिंग के मल्टीपल चार्जेस थे। ऑलमोस्ट $1 बिलियन के रिकॉर्ड्स पेपर पे नहीं थे। एंड यहाँ भी लियो ने स्ट्रेटेजिक मूव्स खेले। हर मॉडल जो माई फ्री कैम्प के पार्टनर प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे, लियो ने ध्यान रखा कि वो सिर्फ ऑफशोर बैंक अकाउंट्स ही यूज करे। ऐसे ही एक बैंक थी चॉइस बैंक। ये बैंक सस्पिशियस तो थी ही, पर ये डीलेड पेमेंट्स, रैंडम अकाउंट को फ्रीज करना एंड कभी कभी तो पेमेंट्स देते ही नहीं थे। फाइनली 2018 में चॉइस बैंक कोलैप्स हो गई, जिस कारण बहुत सारे मॉडल्स के करोड़ों रुपए डूब गए। पर ये तो बस मॉडल साइड की बात थी। माई फ्री कैम्प की एडवर्टाइजिंग भी वायलेंट ही थी। उनके एड्स चैटरूम वेबसाइट्स पे प्रमोट किए जाते थे, एंड बहुत सारे एड्स यंग बॉयज एंड गर्ल्स के लिए डिजाइन किए गए थे, जबकि पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ये एड्स स्ट्रिक्टली 13+ के लिए थे। पर इतना सब होने के बाद भी लियो को कोई रियल पनिशमेंट मिली ही नहीं। सारे लॉ सूट जो लियो एंड उसके कंपनी के नाम पे फाइल थे, वो बस सेटलमेंट करके क्लोज हो जाते थे, और इसका रीजन सिंपल था, पैसा। लियो के पास बहुत सारा पैसा आ गया था, एंड वक्त के साथ ये बढ़ता ही गया। 2011 में माई फ्री कैम्प दुनिया का सबसे बड़ा एडल्ट वेबकैम प्लेटफॉर्म था, जहां 1 लाख से भी ज्यादा मॉडल्स और 50 लाख से भी ज्यादा मेंबर्स एक्टिव थे, जो हर रोज मिलियंस ऑफ डॉलर्स गिफ्ट और पेमेंट्स के फॉर्म में देते थे। देखते ही देखते लियो बड़ी आसानी से मल्टी मिलियनर बन गया। एंड जब इतना पैसा आ जाए तो खर्चा करना तो बनता था। शिकागो में $3 बिलियन का लग्जरी कॉन्डो, लेक फ्रंट पे 6 अपार्टमेंट्स, इलिनॉइस के रूरल एरियाज में 200 से 300 एकड़ जमीन और एक 50 फुट लग्जरी यॉट जिसका नाम था ब्लैक सी। पर लियो बेवकूफ नहीं था, भले ही ये पैसा शौक में खर्च किया हो, पर इसके साथ लियो ने मल्टीपल सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और बहुत सारे नए डेवलपर्स को अपना बिजनेस खड़ा करने में मदद भी की। लेकिन 2018 की बात है, लियो ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें पूरी एडल्ट इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओनली फैंस की, जहाँ कुछ सालों पहले एडल्ट प्लेटफॉर्म सोसाइटी में अनएथिकली एंड इमोरल कंसिडर किए जाते थे, वही आज वर्ल्ड के टॉप 3 इकोनॉमीज इन प्लेटफॉर्म्स को सबसे ज्यादा रन कर रहे हैं, एंड स्लोली ये नॉर्मलाइज हो रहा है। वेस्टर्न लोग इसे एज अ साइड करियर ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। ओनली फैंस क्रिएटर्स को आर्टिस्ट का टैग देके उनके लिए यूएस में स्पेशल पासपोर्ट स्कीम बन रही है। तो अब जानते हैं कि ओनली फैंस की शुरुआत कैसे हुई। ये है टिम स्टोकली, एक ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर जो 1983 में हार्लोव इंग्लैंड में पैदा हुआ था। सरप्राइजिंगली टिम का राइज काफी हद तक लियो जैसा ही था, खासकर तब जब बात आती है पैसा कमाने के तरीकों की। टिम पहले ही मल्टीपल एडल्ट कंटेंट वेबसाइट्स बना और बेच चुका था, जैसे कस्टम्स फॉर यू और ग्लैम वर्कशिप। और लियो की तरह टिम के अंदर भी हमेशा से कुछ बड़ा करने की भूख थी, और अपने फादर गाय स्टोकली से 10,000 पाउंड्स लेके टिम ने 2016 में एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ओनली फैंस। पर इनिशियली ओनली फैंस कोई एडल्ट साइट नहीं थी। टिम का विजन बड़ा नेक था, एक ऐसा सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहां लोग अपने पैशन से पैसे कमा सके। टिम को एक एवरीथिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करना था जहां लोग म्यूजिक, आर्ट, फिटनेस सब कुछ कर पाए। अपने फादर के पैसों के साथ और अपने बड़े भाई थॉमस स्टोकली को COO बना के पूरी स्टोकली फैमिली ओनली फैंस को बड़ा बनाने के मिशन में लग गई थी। और शुरुआत काफ़ी स्ट्रांग थी, बस एक छोटी सी दिक्कत के साथ। ज़्यादातर लोग ओनली फैंस को यूज एडल्ट कंटेंट सेल करने के लिए कर रहे थे, पर ग्रोथ तो थी, इसलिए टिम भी चिल्ता। पर गेम की दूसरी साइड एक और बंदा ओनली फैंस को ग्रो होते हुए देख रहा था, और अचानक से 2018 में एक दिन टिम को एक रैंडम कोल्ड ईमेल आता है। भेजने वाले बंदे का नाम था लियो रेंडविस्की। उस मेल में पैराग्राफ्स के पैराग्राफ्स थे। लियो ने अपने साइड से पैसे, स्ट्रैटेजीज, आइडियाज, अपने विजन और सारी चीजें मेल में मेंशन किए थे। पहले टिम थोड़ा शॉक्ड रह गया। टिम को लियो के पास्ट या बिजनेस हिस्ट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी वो लियो के पैशन और आइडियाज से इम्प्रेस हो गया था, एक तरह से जैसे लियो को अपना डार्क पैसेंजर मिल गया हो। एंड थोड़ा सोचने के बाद टिम लियो की ये रिक्वेस्ट इग्नोर नहीं कर पाया और उसे टीम का हिस्सा बना दिया।
और कुछ ही महीनों में ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझने लगे थे। टिम को रियलाइज हुआ कि उसका और लियो का विजन ऑलमोस्ट सेम था, ओनली फैंस को एक ग्लोबल जायंट बनते देखना। इसे ग्रो करने के लिए इन डुओ ने गोरिल्ला स्टाइल मार्केटिंग का इस्तेमाल किया, मतलब इन्फ्लुएंसर्स अपनी ओनली फैंस प्रोफाइल खुद से प्रमोट करें और इनडायरेक्टली प्लेटफॉर्म खुद ब खुद प्रमोट होते रहे। इसको अगर आप सोशल मीडिया के एक्सप्लोसिव ग्रोथ के साथ जोड़ो तो दोनों ने एक नेवर एंडिंग मार्केटिंग फनल बना लिया था। पर न्यू आइडियाज, बेटर फीचर्स और एंडलेस ब्रेनस्टॉर्मिंग के बीच टीम ने एक चीज नोटिस करना शुरू की। जैसे जैसे लियो के साथ बातें बढ़ती गई, ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि टिम बस एक स्टेपिंग स्टोन था एंड इस गेम का बादशाह बस एक ही था, लियो। इस पॉइंट तक टिम की भूख खत्म हो गई थी, पर लियो के आइडियाज अभी शुरू ही हुए थे। और अब टिम ने अपना डिसीजन बना लिया, अपने कंपनी का 75% स्टेक लियो को सेल करके। और बस यही से एक नई ग्लोबल एम्पायर की शुरुआत हुई, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से लियो यही तो प्लान कर रहा था, ओनली फैंस पे कब्जा करना। लियो और टिम भले ही अच्छे पार्टनर्स रहे हो, पर लियो कभी जुड़ के बिजनेस करने वालों में से नहीं था। एंड जब उसे ओनली फैंस का कंट्रोल मिला तब जैसे तूफान आ गया हो। लियो ने ओनली फैंस को एडल्ट फर्स्ट प्लेटफॉर्म बना दिया एंड इससे एक डिसीजन के बाद ओनली फैंस जैसे NSFW कंटेंट का किंग बन गया हो। पर यह तो बस शुरुआत थी। लियो ने क्रिएटर्स के लिए और भी ज्यादा मोनेटाइजेशन टूल्स लॉन्च कर दिए, पेपर व्यू मैसेजेस, लाइव स्ट्रीमिंग और टिपिंग। साथ ही लियो ने अपने पिछले मिस्टेक्स भी सुधारे। इस बार लियो ने टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और पेमेंट्स को सुपर स्मूथ कर दिया था। एंड इसके बाद जो लियो ने किया वो भले ही अनएथिकली यानी इमोरल चीज़ों के सपोर्ट में हो, पर यह मूव सच में एक गेम चेंजर था। लियो ने ऑल माई लिंक्स नाम से एक लिंक ट्री प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जहां क्रिएटर्स एक पेरेंटल गाइडेंस सेफ पेज शेयर कर सकते थे, ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कोई पॉलिसी इश्यूज ना हो। पर सबसे जीनियस मूव था 80-20 पे आउट स्ट्रक्चर, जहाँ 80% ऑफ द रेवेन्यू डायरेक्टली क्रिएटर्स को जाता था एंड 20% ओनली फैंस रखती थी। ये मूव ऑलमोस्ट अगला बड़ा गेम चेंजर था। अगर एग्जाम्पल से बताऊँ तो YouTube 55-45 मॉडल फॉलो करता है, यानी 45% रेवेन्यू YouTube खुद को रखता है। मतलब क्रिएटर्स के लिए ओनली फैंस 25% ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एंड ऐसे टेम्पटिंग पे आउट्स देखकर क्रिएटर्स सिर्फ अट्रैक्ट नहीं हुए, बल्कि मार्केटिंग रॉकेट हो गई, क्योंकि अब तक हजारों क्रिएटर्स ओनली फैंस को फ्री में प्रमोट कर रहे थे। एंड लियो भी बड़ा गेम देख रहा था, क्लियर फोकस, परफेक्ट टाइमिंग और सब कुछ अलाइन हो रहा था। और बस वक्त की बात थी जब मिलियंस ऑफ लोनली लोग पैसा खर्च करना शुरू करने वाले थे। फिर आया 2020 और लोनली लोगों की पॉपुलेशन जैसे एक्सप्लोड हो गई। पैंडेमिक का टाइम ओनली फैंस के लिए जैसे चांदी पे सुहागा हो। 2019 के एंड तक ओनली फैंस के पास 13.5 मिलियन अकाउंट्स थे विद 3.48 लाख क्रिएटर्स, जहां उन्होंने $270 मिलियन की टोटल स्पेंडिंग की थी। और जो कंपनी सिर्फ 3 साल पुरानी हो उसके लिए नंबर्स ऑलरेडी बहुत बड़ी डील है। पर ईयर 4 जो किसी तूफान से कम नहीं था। 82 मिलियन फैन अकाउंट्स, 1.6 मिलियन क्रिएटर्स और $2.3 बिलियन की टोटल स्पेंडिंग। इतने शॉर्ट टाइम में ऐसी ग्रोथ देखना एक्सट्रीमली रेयर होता है। पूरी दुनिया में 100 से भी कम कंपनीज होंगी जिसने इस लेवल की ग्रोथ दी है। एंड इस ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन था पैंडेमिक। सबसे पहले मिलियंस ऑफ लोग आइसोलेशन में चले गए एंड लोनलीनेस से बचने के लिए मिलियंस ऑफ लोग ओनली फैंस को डेली बेसिस पे यूज करने लगे। पर इस स्टोरी को और एक साइड थी। पैंडेमिक के टाइम मिलियंस ऑफ लोगों ने अपनी जॉब्स लूज कर दी थी, और जब इनकम बंद हो गई तो लोग पैसा कमाने के नए तरीके ढूंढने लगे। और इससे फायदा हुआ ओनली फैंस का, क्योंकि सर्वाइवल के लिए पैसा तो जरूरी था। लॉकडाउन की वजह से जॉब मिलना भी मुश्किल। इसके ऊपर से प्लेटफॉर्म को मेन स्ट्रीम अटेंशन तब मिली जब बड़े सेलिब्रिटीज जैसे बियॉन्सी, डीजे खालिद, कार्बी बी, इन्होंने ओनली फैंस को पब्लिकली मेंशन किया। एंड लियो इस ग्रोथ से काफी खुश था। और सबसे क्रेजी पार्ट, ये ग्रोथ अभी भी नहीं रुकी। 2021 में 188 मिलियन फैन अकाउंट्स, 2.1 मिलियन क्रिएटर्स और $4.8 बिलियन की टोटल स्पेंडिंग। यहाँ तक कि पैंडेमिक खत्म होने के बाद भी ये मोमेंटम नहीं रुका। 2022, 2023 और 2024 तीनों सालों में सेम पैटर्न कंटिन्यू रहा। यूजर्स बढ़े, क्रिएटर्स बढ़े और स्पेंडिंग भी नॉन स्टॉप ग्रो हो रही थी। एंड इन सारे सक्सेस के पीछे एक ही आदमी का हाथ था, लियो रेंडविस्की। इस वक्त तक लियो एडल्ट टेक इंडस्ट्री का मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुका था। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मेंशन करना भूल गया। टीम से 75% स्टेक लेने के सिर्फ 1 महीने बाद ही लियो ने बाकी 25% स्टेक बाय आउट कर लिया था। मतलब ये पूरे तूफान के दौरान ओनली फैंस 100% लियो के कंट्रोल में था। एंड सरप्राइजिंगली ओनली फैंस सिर्फ 61 एम्प्लॉयज के साथ ऑपरेट होता है। सिंपल वर्ड्स में लो कॉस्ट एंड मैसिव रेवेन्यू। एंड लियो ने अपने डिविडेंड्स में भी कोई कमी नहीं की। 2020 से 2024 के बीच में लियो ने खुद को $1.82 बिलियन डिविडेंड अर्निंग के फॉर्म में दिए,
2024 के एंड तक लियो एडल्ट इंडस्ट्री का बादशाह था विद एस्टिमेटेड नेट वर्थ ऑफ $7.8 बिलियन। मल्टीपल लग्जरी प्रॉपर्टीज और ग्रोथ की तो कोई ब्रेक ही नहीं। पर जब आप ऐसी इंडस्ट्री में हो तो कंट्रोवर्सीज अनअवॉइडेबल होती है, और ओनली फैंस के साथ जो कंट्रोवर्सीज आई वो धीरे धीरे लियो की डाउनफॉल की शुरुआत बन गई। मई 2021 में एक BBC इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि ओनली फैंस माइनर्स को अपने वीडियोस से प्रिवेंट नहीं कर पा रहा, यानी बहुत सारे अंडर एज किड्स ओनली फैंस की तरफ आकर्षित हो रहे थे। ये फाइंडिंग्स यूके पुलिस एंड स्कूल रिपोर्ट्स के बेस्ड पे थी। फिर फेब 2022 में लियो और फ्लेक्स इंटरनेशनल के अगेंस्ट मल्टीपल लॉ सूट्स फाइल किए गए, और ये लॉ सूट्स कंपीटिंग एडल्ट प्लेटफॉर्म्स ने फाइल किए थे। एलिगेशंस ये थे कि लियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ डील की, जिससे कंपीटिंग एडल्ट क्रिएटर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और उन्हें डेंजरस इंडिविजुअल या इवन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे लेबल दे दिए गए ताकि वो सिर्फ ओनली फैंस के लिए काम करें। इसके अलावा रियूटर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स में 140 कंप्लेंट्स ट्रेस की, जहां लोगों ने क्लेम किया कि उनका कंटेंट बिना कंसेंट के अपलोड किया गया था, और कुछ ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने प्लेटफॉर्म का मिसयूज करके लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया। इन सब के बीच लॉ सूट्स बढ़ते ही गए, पर लियो को इसकी आदत बन गई थी, इतनी ज्यादा कि लियो ने एक स्पेशल टीम बना दी थी मीडिया एंड ऐसे लॉ सूट्स से डील करने के लिए, ताकि खुद स्पॉटलाइट से दूर रह सके। पर इतनी नेगेटिव प्रेस, लीगल बैटल्स और क्रिटिसिज्म के बावजूद लियो को सिर्फ एक ही चीज की चिंता थी, ओनली फैंस की रेपुटेशन। क्योंकि जो बिजनेस इतने कंट्रोवर्सी में हो तब बैंक्स या इन्वेस्टर्स भी उससे दूर रहना ही पसंद करता है। पर अब लियो थक चुका था एंड आखिर में डिसाइड किया कि अब बस। 2025 के दौरान लियो एक्टिवली अपने कंपनी के लिए बायर्स ढूंढने लगा। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओनली फैंस का पोटेंशियल वैल्यूएशन $8 बिलियन है, पर इतने कंट्रोवर्सीज के बाद कोई भी ओनली फैंस को बाय करने से पहले 1000 बार सोचेगा, और बहुत कम लोग हैं जो इसे बाय करना चाहेंगे। इसलिए नहीं कि यह बहुत बड़ा अमाउंट है, पर फालतू में रेपुटेशन खराब नहीं करनी। इस वजह से कई एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी की एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन 1.5 बिलियन से लेके $2.5 बिलियन के बीच में हो सकती है। लेकिन चाहे कंपनी बिके या ना बिके, लियो ऑलरेडी अपना काम कर चुका है। उसने अपने लिए एक एम्पायर खड़ा कर दिया है। आज लियो फोर्ब्स 400 रिचेस्ट अमेरिकन में से एक है, एंड इतने वायलेंट एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज में हाथ होने के बाद भी आज आपने पहली बार लियो का नाम सुना होगा। और ऐसी ही कंट्रोवर्शियल कहानी है जूइश लोगों की। जूइश लोग वर्ल्ड की बस 0.2% पॉपुलेशन बनाते हैं, पर टॉप 1000 रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में 300 से 350 लोग जूइश हैं। और क्यों हिटलर जूइश से इतनी नफरत करता था? इतनी ज्यादा नफरत कि हिटलर ने 60 लाख जूस का मर्डर कर दिया था। अगर आप ये सारी थ्योरीज जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पे दिए गए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए अभी कभी सब्सक्राइब कर दो।